हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन। हाँ, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ करवाऊंगी जो भी रिलेटेड हैं आपके डिफेंस पार्ट से। ऑल्दो आपके इसके जो करंट अफेयर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके यूपीएससी में, एक स्टेटमेंट आपको स्टैटिक की दे देते हैं और जो दूसरी स्टेटमेंट होती है वो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग होती है। सो करंट अफेयर आपको डेली न्यूज़पेपर से ही करना है। एनीवेज, मैं यहाँ पे आपको जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द करंट डिफेंस टेक्नोलॉजी, वो सारी यहाँ पे कवर अप करवा रही हूँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने स्पेस टेक की बनाई थी, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया। सो आई वुड सजेस्ट यू कि उसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलिए सो स्टार्ट करते हैं विद द डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिसमें फर्स्ट टर्म जो रहती है हमारी वो है मिसाइल। ये मिसाइल क्या होती है? तो आप सभी ने एक ऐसी ऑब्जेक्ट देखी होगी जिसको हम बोल देते हैं मिसाइल। पर ये होता क्या है? ये एक वेपन है। ठीक है, ये एक हथियार है जिसके अंदर क्या कैरी किया जाता है? वॉर हेड कैरी किया जाता है। वॉर हेड क्या क्या हो सकते हैं? आपके कन्वेंशनल हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियर हो सकते हैं। कन्वेंशनल का क्या मतलब है? जैसे गोला बारूद आ गया, जिसको हम बोल सकते हैं एम्यूनिशन। ठीक है, और साथ में लिखा है न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो होल्ड करता हो, ऐसा वॉरहेड जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होल्ड करता हो। मतलब यूरेनियम से रिलेटेड, थोरियम से रिलेटेड, प्लूटोनियम से रिलेटेड चीज़ों का ये बना होगा। तो अभी के लिए याद रखो, ऐसा वेपन जिसके अंदर वॉरहेड होता है वो कन्वेंशनल भी हो सकता है या फिर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला भी हो सकता है। जब मिसाइल दागी जाती है, टेस्टिंग होती है, तो वो खुद को प्रिपेल करती रहती है, यानी कि उसकी फ्यूल खुद जो है इग्नाइट करती रहेगी और वो आगे आगे चलती रहेगी। तो यहाँ पे जेट इंजन टेक्नोलॉजी पे भी बेस्ड हो सकती है या फिर रॉकेट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बेस्ड हो सकती है। मिसाइल बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरे को कहते हैं क्रूज मिसाइल। कंसीडर करो ये आपका अर्थ है, दिस इज़ अर्थ, और अर्थ के ऊपर यहाँ से हम टेस्टिंग कर रहे हैं किसी मिसाइल की। अब जब मिसाइल को हम लॉन्च करते हैं ना, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक होती है, मान लो ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, हमें पता है अर्थ इज़ सराउंडेड बाय गैशियस लेयर। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अभी के लिए हम इसको ले लेंगे एंडोस्फेयर। क्या बोलेंगे इसको भी? एंडोस्फेयर। और बाहर वाले को बोल देंगे एक्सोस्फेयर। ठीक है, सो आप लेयर्स पढ़ते हो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो अभी एक्सोस्फेयर, बाकी सभी को हम कंसीडर कर लेंगे एंडोस्फेयर। अब आपने जब इस मिसाइल को लॉन्च किया, एक मिसाइल तो होती है जो एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी, फिर वापस आएगी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ और अपने टारगेट को हिट कर देगी। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। जब ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसा पैराबोला बनता है, पैराबोला बोल लो, ट्रैजेक्ट्री बोल लो, तो इस टाइप की मिसाइल्स को हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। इनको हम बोलेंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स। यानी कि ये क्या करेंगी, हम जब इनको अर्थ की सरफेस से लॉन्च करेंगे तो ये एंडोस्फेयर से निकलते हुए बाहर एक्सोस्फेयर में पहुंचती है, फिर दोबारा से वापस आती है और फिर अपने टारगेट को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ हिट कर देती है। एक पॉसिबिलिटी ये। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या होता है, यहाँ से मिसाइल को लॉन्च करा जाएगा और फिर वो क्या करेगी, अर्थ के पैरेलल चलने लगेगी इस तरह से, और फिर जाके अपने टारगेट को हिट करेगी। तो कुछ टाइम के लिए आप देख सकते हो कि ये जो ट्रैजेक्ट्री बन रही है ये कैसी है, तो ये पैरेलल मिलेगी आपको किसके? टू सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसके पैरेलल मिल जाएगी। ठीक है, और इस टाइप की मिसाइल को हम क्या बोल देते हैं? तो इट इज़ क्रूज मिसाइल। इस टाइप की मिसाइल को हम क्या कह देते हैं? तो इट इज़ योर क्रूज मिसाइल। ठीक है, सो क्या देखा हमने कि एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। तो वन बाय वन देख लेते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। तो इसके अंदर रॉकेट टेक्नोलॉजी लगती है। मतलब जो फ्यूल होता है, फ्यूल के साथ ही ऑक्सीजन ऐड कर दी जाती है। क्यों ऐड करी गई? ये देखो, ये एटमॉस्फेयर के बाहर जा रही है, तो मतलब यहाँ तो ऑक्सीजन थी, और किसी भी चीज़ को अगर जलाना हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होती है, बिकॉज जो ऑक्सीजन होती है ये कंबशन को प्रमोट करती है, आग और ज़्यादा भड़काने में ये काम करती है। तो जब एक्सोस्फेयर में जाएगा तो एक्सो में तो ऑक्सीजन होगी ही नहीं। इस वजह से जो मिसाइल होगी उसके अंदर ना सिर्फ हमने फ्यूल डाला होगा, पर उसी फ्यूल के अंदर हमने ऑक्सीजन भी ऐड कर दी होगी। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट ये जनरेट करता है और री एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। आपने देखा भी, पहले एंडोस्फेयर में थी, फिर एक्सो में गई, फिर दोबारा से किस में आ गई? एंडोस्फेयर में आ गई। तो इसी वजह से इसको बोला गया दैट इट इज़ अ री एंट्री सिस्टम। मतलब पहले एंडो से लॉन्च करी, एक्सो में गई, बाहर चली गई, और फिर दोबारा से कहाँ पे टारगेट हिट किया? तो एंडोस्फेयर के अंदर हिट किया। एंडोस्फेयर, एक्सोस्फेयर एंड एंडोस्फेयर दोबारा से।
3 फेजेस होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के। वो क्या क्या होते हैं 3 फेजेस, यहीं पे देख लो, एक डायग्राम सा ड्रॉ करेंगे छोटा सा, जस्ट याद रखने के लिए। कैसे, देखो, एक फेज़ आता है टेक ऑफ, यानी कि अगर ये आपका, दोबारा से बना देती हूँ यहाँ पे, अगर ये आपका अर्थ सरफेस है, आपने क्या किया, यहाँ से लॉन्चिंग करनी थी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ लॉन्चिंग। तो यहाँ से ये क्या करेगा, टेक ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, दैट इट इज़ टेक ऑफ। एक यहाँ पे भी साथ में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से लॉन्चिंग हुई तो उस पॉइंट को क्या बोल देंगे, टेक ऑफ। एक है मिड कोर्स, यानी कि एंडो से बाहर, एक्सो के अंदर, फिर से दोबारा से एंडोस्फेयर, तो इस वाले ऊपर ये जो पॉइंट है, मैक्सिमम टिप है, इसको बोलते हैं मिड कोर्स, क्योंकि यहाँ पे इसने अपना रास्ता आधा कर लिया। और जब वापस आएगी तो जहाँ पे हिट करेगी टारगेट को, उस पॉइंट को बोलेंगे टर्मिनेशन। क्या बोल देंगे उसको, टर्मिनेशन। तो यहाँ से टेक ऑफ हुआ, ऊपर गई मिड कोर्स और नीचे हिट हुआ टारगेट पे, तो उसको बोलेंगे टर्मिनेशन। क्या आ जाएगा, ये टर्मिनेशन। ये क्या था टिप का, इसको बोलते हैं मिड कोर्स। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द 3 फेजेस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। 3 फेजेस पे चलता है बैलिस्टिक मिसाइल का। अगर नेचर देखें तो उसके बेसिस पे आपके पास 3 तरह की मिसाइल्स आ जाएंगी। कैसी कैसी, सबसे पहले आती है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि ये अर्थ का अगर सरफेस है, यहाँ से चलेगी, अर्थ के सरफेस से चलेगी, और कहाँ पे आएगी वापस, अर्थ के सरफेस पे ही आएगी, यानी कि सरफेस टू सरफेस। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपकी पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल को बाद में प्रलय से रिप्लेस कर दिया गया था, ये आप नोट भी कर सकते हो शॉर्टकट में अपने पास। तो ये आ जाती है प्रलय। प्रलय के बाद ये सरफेस टू सरफेस है आपकी। फिर आप देखोगे एक और मिसाइल आ जाती है आपके पास, दैट इज़ प्रहार। ये भी कैसे आ जाती है, सरफेस टू सरफेस आती है। उसके बाद एक और आ जाती है अग्नि। ये भी कैसी आती है, सरफेस टू सरफेस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद एक आती है सरफेस टू एयर, यानी कि इसकी जो लॉन्चिंग होगी, टेक ऑफ होगा, वो कहाँ से होगा, शुरू सरफेस से, पर हिट कहाँ पे करेगा, तो एयर पे, ठीक है, एयर में जाके हिट करेगा। मान लो ये जेट है, कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है किसी एनिमी कंट्री का, तो वहाँ से आ रहा है, इसको हिट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ सरफेस टू एयर। सरफेस टू एयर को याद रखना, इसमें जैसे त्रिशूल आ जाता है। त्रिशूल की शेप कैसी होती है, ऐसे होती है ना, ट्राइडेंट। तो ऊपर की तरफ है ये सरफेस, और ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, एयर। तो दिस इज़ त्रिशूल। फिर उसके बाद आकाश भी इसी के अंडर आ जाती है। अब आकाश को कैसे याद रखोगे, जब आकाश की तरफ आप देखते हो, आसमान को जब आप देखते हो, तो आपको ऊपर की तरफ देखना पड़ता है, तो दैट इज़ सरफेस टू एयर अगेन। और एक और आ जाती है, दैट इज़ बराच, बराक भी बोलते हैं जिसको, बराक, ठीक है। तो इनको याद रख लेना, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन। और एक आती है एयर टू एयर। एयर टू एयर में अस्त्रा कैसे याद रखोगे, देखो ए से ही शुरू हुई, ए पे ही ख़त्म हुई, यानी कि एयर से ही इसकी, मान लो ये आपका अपना फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये कोई एनिमी एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो इस तरह से हिट करा जाएगा, एयर टू एयर ही हिट किया जाएगा। तो 3 तरह की टाइप्स देख लिया आपने। एक आ गई सरफेस टू सरफेस, एक आ जाएगी सरफेस टू एयर, एक आ जाएगी एयर टू एयर। इसके बाद रेंज के बेसिस पे बैलिस्टिक मिसाइल्स को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले आती है आपकी शॉर्ट रेंज, यानी कि जिसकी कैपेबिलिटी कम होगी। अब देखो रेंज क्या होती है, ये टेक ऑफ से लेके टर्मिनेशन तक का जो भी गैप आया ना आपके पास, वो क्या है, रेंज ही तो है। जहाँ से लॉन्च हुई, जहाँ पे हिट हुई, वो सारा एरिया जो कवर हुआ बीच में, वो रेंज आ जाती है। शॉर्ट रेंज की बात करें तो मतलब 1000 किलोमीटर से कम ट्रेवल अगर करेगी तो उसको हम बोल देंगे शॉर्ट रेंज। मीडियम रेंज कौन सी होती है, 1000 से लेके 3000 किलोमीटर तक की जिसकी रेंज आ जाएगी, उसको हम डाल देंगे मीडियम रेंज में। फिर आती है इंटरमीडिएट रेंज, ये होती है आपकी 3000 से लेके 5500 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है। एंड इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से उसको आप लॉन्च करोगे, वो दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके हिट करेगी, तो उसको इंटर कॉन्टिनेंटल बोल देते हैं। 5500 किलोमीटर से बियॉन्ड होती है। अब क्या आपने करंट अफेयर में याद रखना होता है, करंट अफेयर में कभी भी कोई अगर मिसाइल आएगी, जैसे आप अग्नि के वेरिएंट सुनते रहते हो, तो आपको पता होना चाहिए फटाफट से कि जो अग्नि आएगी आपकी, वो सरफेस टू सरफेस है। दूसरी चीज़ आपने क्या चेक करनी होती है, उसकी रेंज देखनी होती है कि किस रेंज में ये लाई करेगी, ठीक है। सो वो चीज़ें करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सेकेंड टाइप की मिसाइल आती है क्रूज मिसाइल। इसमें जेट टेक्नोलॉजी लगी होती है। जेट टेक्नोलॉजी का मतलब है ये आपके एंडोस्फेयर के अंदर ही रहती है, और अगर एंडोस्फेयर में ही है तो इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये अपनी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले लेगी, तो उस टाइप की टेक्नोलॉजी आ जाती है जेट टेक्नोलॉजी।
रैम जेट, स्क्रैम जेट, डिफरेंट टाइप आप सुनते हो। तो इसमें ओवरऑल क्या आएगी आपके पास, जेट टेक्नोलॉजी। ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एंडोस्फेयर के अंदर ही रहती है। और हमने देखा जब लॉन्च करी थी तो अर्थ के पैरेलल चलेगी इस तरह से, ठीक है, तो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। गाइडेड मिसाइल है, यानी कि टारगेट यहाँ पे ऑलरेडी सेट होता है, और जितने भी टेरेस्ट्रियल टारगेट्स होते हैं, यानी कि जो सरफेस के ऊपर टारगेट्स होते हैं, उनको हिट करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। इसकी एक खास बात रहती है, जैसे रेडार लगाए होते हैं ना, ग्राउंड बेस रेडार लगाए होते हैं, कुछ ऐसे जैसे दिखेंगे आपको। जैसे मान लो ये ग्राउंड बेस रेडार है, इसके ऊपर एक एंटीना सा लगा है, वो रोटेट करता रहता है, इस डायरेक्शन में भी देखेगा, इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, इधर भी। पर इसकी एक दिक्कत होती है, ये सिर्फ एयर टारगेट्स को देख सकता है। तो इसका मतलब है एयर टारगेट्स को अगर देख सकता है, तो अगर कोई चीज़ पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ आ रही है, वो तो इसको दिखेगा ही नहीं। तो वही बात है कि क्रूज़ मिसाइल जो होती हैं वो इस रेडार की रेंज में नहीं आती, जो ग्राउंड बेस्ड रेडार्स होते हैं। हैंस हमें एक और रेडार बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं एयरबॉर्न रेडार, जो कि किसी एयरक्राफ्ट, ड्रोन, इन चीज़ों के अंदर लगा दिया जाता है। तो मतलब जो सरफेस वाला रेडार था उसकी कोई मदद नहीं मिली हमें, तो उस वजह से हमें क्या करना पड़ा, एयरबॉर्न रेडार लगाना पड़ा। तो दैट इज़ क्रूज़ मिसाइल। अब एक इम्पॉर्टेंट नंबर, ये मैक नंबर, ये आपको बार बार दिखेगा जब भी आप किसी जो डिफेंस से रिलेटेड मिसाइल के बारे में पढ़ रहे हो, या किसी फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ रहे हो, हेलीकॉप्टर के बारे में पढ़ रहे हो, देन यू विल रीड अबाउट दिस मैक नंबर। मैक नंबर एक रेशो है किस किस की, एक तो ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपका एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट के अलावा मिसाइल भी हो सकती है, मिसाइल के अलावा आपके हेलीकॉप्टर्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है उसको डिवाइड कर दिया जाता है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड से डिवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड वेरी करती है कि कहाँ पे साउंड को मेजर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं इसको जैसे 373 के आसपास, ठीक है, अप्रॉक्स बोल रही हूँ मैं। ये वेरी भी कर सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है, डिक्रीज़ कर सकती है। स्टील के अंदर आपको स्पीड ऑफ साउंड मिल जाती है अराउंड 1570 के आसपास, तो वैल्यू वेरी करती है। तो इसके ऊपर क्या रख दी जाएगी, जो भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, और फिर देखा जाएगा कि किस रेंज में आ रहा है, उस नंबर को बोल देते हैं मैक नंबर। जैसे राफेल के बारे में आप सुनते हो ना, तो उसकी 4.8 आ जाती है, तो ये 4.8 यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। इस तरह से 4.8 कहाँ पे प्लेस करोगे, वो सारी चीज़ें अभी देखते हैं। तो पहले इसके टाइप्स याद कर लो। पहली आती है सबसोनिक, यानी कि आपके पास अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो उसको हम बोल देंगे सबसोनिक, कि ये कैसी है, सबसोनिक है, 1 से कम। ट्रांससोनिक में क्या होगा, मैक जो होगा इक्वल टू 1 रहेगा। सुपरसोनिक में आप देखोगे जो मैक रहेगा वो मोर देन 1 रहेगा। हाइपरसोनिक में आप देख रहे हो मोर देन 5। तो मतलब जैसे एक निर्भया करके, अभी बता रही हूँ निर्भया के बारे में, तो निर्भया जो है वो किस कैटेगरी में आती है, वो आती है सबसोनिक में। अभी बस उसके बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी जो मैक वैल्यू आती है, मैक नंबर आता है, वो 0.7 0.8 के आसपास आता है। उसके बाद आता है ट्रांससोनिक। ट्रांससोनिक की वैल्यू आती है 1.2। आपको इतनी इक्वल ऐसी बिल्कुल 1 जो है, आपको इतना हाइपोथेटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, इतनी आइडियल कंडीशन नहीं मिलती। सो आप सबसोनिक पढ़ते हो, सुपरसोनिक पढ़ते हो और हाइपरसोनिक पढ़ते हो। सुपरसोनिक में अगर देखोगे तो 1.0 से लेके 5.0 या फिर 5.0 तक जितने भी लाए करते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे राफेल है आपका, उसकी 4.8 आती है मैक वैल्यू, सो वो सुपरसोनिक में आ जाता है। वैसे ही एक आता है हाइपरसोनिक, जिसकी मैक की वैल्यू 5 से ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तो ये सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके, कि मैक नंबर कितना है, स्पीड ऑफ साउंड के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करा जाता है, और रेशो क्या निकल के आता है, मैक नंबर। अभी आपने सभी मिसाइल्स के, सभी एयरक्राफ्ट्स के याद नहीं करने होते, आपने याद करने हैं सिर्फ जो करंट अफेयर में चल रहे होंगे। तो फॉर नाउ इतना याद रखो, सबसोनिक का मतलब है 1 से कम आएगा मैक नंबर, ट्रांससोनिक का मतलब है 1 के बराबर आएगा, सुपरसोनिक का मतलब है 1 से ज़्यादा आएगा, हाइपरसोनिक का मतलब है 5 से ज़्यादा आएगा। तो सुपरसोनिक का क्या मतलब है, 1 से लेके 5 तक, मोर देन 1 और लेस देन 5, ये होना चाहिए यहाँ पे। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक नंबर। इसके बाद निर्भय के बारे में थोड़ा सा देख लो। लॉन्ग रेंज है, डीप पेनिट्रेशन है एडवर्सरी टेरिटरी में, यानी कि टेरेस्ट्रियल स्ट्रक्चर पे ये हिट कर सकती है, सरफेस टू सरफेस है। सबसोनिक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है सबसोनिक, आपको न्यूज़पेपर में भी यही टर्म्स मिलती हैं, सबसोनिक। तो सबसोनिक का हमेशा मतलब रहेगा कि मैक की जो वैल्यू है इसकी वो 1 से कम है। कितनी मैक है, तो 0.7, तो इसका मैक नंबर कितना आता है, 0.7, तो इसी वजह से इसको बोला गया सबसोनिक। रेंज देखो,
1100 से लेके 1300 किलोमीटर तक की रेंज है। तो अब आपको याद आनी चाहिए शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, ठीक है। तो ये कहाँ पे लाई करेगा आपकी मीडियम रेंज में, क्योंकि मीडियम रेंज में हमने देखा था 1000 टू 3000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होएगी। तो ये मीडियम रेंज में लाई करता है 1100 टू 1300 किलोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ फायर एंड फॉरगेट, यानी कि एक बार लॉन्च कर दी तो टारगेट पे जब हिट करेगी तो ख़त्म हो जाती है, तो फायर एंड फॉरगेट। ट्री टॉप ट्रेजेक्ट्री, और ट्री टॉप ट्रेजेक्ट्री का मतलब है इसको ग्राउंड रेडार से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, सो इम्पॉर्टेंट। इसके बाद ब्रह्मोस, इसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा ब्रह्मोस। तो DRDO हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने NPO माशिनो ट्राइसोमिनी ऑफ रशिया, तो रशिया और इंडिया ने ये मिलके बनाया था ब्रह्मोस। नाम में ही इसका एविडेंस है, कैसे ब्रह्मपुत्र से उठा लिया ब्रह्मोस, ब्रह, और मोस से उठा लिया मॉस्कोवा, ठीक है। तो मॉस्कोवा रिवर आपके रशिया की, ब्रह्मपुत्र अपने इंडिया के अंदर, तो उन दोनों के नाम से डिराइव कर दिया और क्या डाल दिया, ब्रह्मोस। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, यानी कि ये किस कैटेगरी में फॉल होगी, शॉर्ट रेंज, क्योंकि हमने बोला था शॉर्ट रेंज क्या होगा, कम आएगी कितने से, 1000 किलोमीटर से कम। ये हमने पहले ही बात कर ली थी। अब देखो, किसी भी मिसाइल की एक पेलोड कैपेसिटी भी होती है, यानी कि वो कितना गोला बारूद उठा के जा सकती है, दैट इज़ नोन एज द पेलोड कैपेसिटी। अगर आपने स्पेस टेक का लेक्चर देखा होगा, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से ये पढ़ाया है। सो पेलोड कैपेसिटी कुछ नहीं होता, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी टेंडेंसी है, वो कितना वॉरहेड कैरी करके जा सकता है, तो दैट वी कॉल्ड पेलोड कैपेसिटी। इसकी कितनी है, तो ब्रह्मोस की आ जाती है 500 किलोग्राम। सो देखो यहाँ पे 300 किलोमीटर ही क्यों है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं है, बिकॉज जो रशिया है ना, रशिया था मेंबर MTCR का, ठीक है, MTCR। तो MTCR का मेंबर होने की वजह से इसके रूल्स हैं, रूल्स कहते हैं कि आप किसी भी दूसरी कंट्री को, स्पेशली नॉन मेंबर कंट्री को, अगर अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, 300 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 300 तक कर सकते हो, 300 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर तक की है। इसको हम लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं, सरफेस से भी कर सकते हैं, एयर से भी कर सकते हैं, एंड सी से भी कर सकते हैं। फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पे है। और स्पीड कितनी है, 2.8 मैक। तो अब आपको हिट करना चाहिए, ये सबसोनिक नहीं है, ट्रांसोनिक नहीं है, ये किस रेंज में आएगी, आपके सुपरसोनिक। तो 2.8 मैक से हमें ये चीज़ पता लगी। 2 स्टेज का प्रोपेलेंट होता है इसमें, पहले जो होता है वो सॉलिड होता है, दूसरे में लिक्विड होता है। तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का क्या मतलब आ जाता है, एक होता है सॉलिड फ्यूल, प्रोपेलेंट मतलब फ्यूल, ठीक है। अब सॉलिड कब ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है हमें, स्पेस टेक में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो सॉलिड फ्यूल हमें तब चाहिए होता है जब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा थ्रस्ट रिक्वायर्ड होती है, यानी कि नीचे से ऊपर उठने में उसको बहुत ज़ोर लगता है, तो वहाँ पे हम सॉलिड फ्यूल डाल देते हैं। और फिर जब उड़ रहा होता है, जब फ्यूल यूज़ होता है तो लिक्विड वाला डालना होता है, ठीक है। ये होती है 2 स्टेजेस। तो यहाँ पे कौन सी मिलती है हमें, तो 2 स्टेज। अब आपने एक IGMDP प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1982 टू 83 तक ये लॉन्च हुआ था। हमारे APJ अब्दुल कलाम जी इसके पायनियर रहे, तो उन्हीं की प्रेजेंस में ये IGMDP इतना सक्सेसफुल हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को 1982-1983 में स्टार्ट कर दिया था। सो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी होती है जो कि बहुत कॉमन है, सारे ही ये यूज़ करते हैं। पटना, सारे पटना बोलते हैं पर मैं पटनाई बोलती हूँ क्योंकि लास्ट में अग्नि वाली है, ठीक है, तो इसी वजह से मैं इसको पटनाई बोलती हूँ। तो पहली आती है पृथ्वी मिसाइल। ये पृथ्वी मिसाइल जो है ना, ये आपकी शॉर्ट रेंज है और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। देखो, जब भी किसी चीज़ की स्टार्टिंग होगी ना, कोई भी मिसाइल हम जब शुरू में बनाएंगे तो उसके कुछ कॉमन से फीचर मिलेंगे आपको। एक, उसकी रेंज, स्टार्टिंग में आप देखोगे रेंज कम होगी, ठीक है। और एक चीज़ देखोगे कि पहले सिर्फ सरफेस टू सरफेस ही बनाएंगे हम, क्योंकि डायरेक्टली एयर में थोड़ी बनाएंगे। अब अपना बना रहे हो डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो हम पहले क्या करेंगे, चेक कि सरफेस टू सरफेस ही हो। दूसरी चीज़ उसकी आपने देखनी है पेलोड कैपेसिटी, यानी कि कितना गोला बारूद वो कैरी करके चल सकती है, तो उसकी पेलोड कैपेसिटी देखनी पड़ती है। इसके बाद पेलोड कैपेसिटी देख ली, फिर उसकी कई जगह पे आपको मैक की वैल्यू अगर दी होगी तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो और एक इंपॉर्टेंट चीज़, रेंज मैंने बता दी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हर मिसाइल की आपको देखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आती है पृथ्वी। पृथ्वी जो है आपकी वो शॉर्ट रेंज मिसाइल है और सरफेस टू सरफेस है, यानी कि सरफेस से ही लॉन्चिंग होगी, सरफेस पे ही हिट करेगी। दूसरी आती है त्रिशूल। त्रिशूल को मैंने बोला था आपने ट्राइडेंट की फॉर्म में याद रखना है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है।
शॉर्ट रेंज है, तो शॉर्ट रेंज जब भी आएगा तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए 1000 किलोमीटर से कम की रेंज। तो त्रिशूल इज शॉर्ट रेंज और सरफेस टू एयर मिसाइल आ जाती है। फिर आती है आकाश। आकाश को बोला मीडियम रेंज है, यानी कि 1000 से लेके 3000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज आ जाएगी। और कैसी है? सरफेस टू एयर है। और ए स्टैंड फॉर नाग, नाग एन फॉर नाग। नाग जो है आपका थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, ये एंटी टैंक मिसाइल है आपका नाग। और अग्नि, अग्नि की एक बहुत लंबी सीरीज़ है, इवन आज भी अगर आप देखो तो उसके करंट अफेयर चले ही होते हैं। अभी तक रिसेंट डेवलपमेंट की बात करी जाए तो अग्नि प्राइम तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, अग्नि 6, अग्नि प्राइम, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे अग्नि 1, क्योंकि हम हिस्टोरिकल डाटा देख रहे हैं, तो जो अग्नि मिसाइल थी इसको सेपरेट कर दिया गया बाद में IGMDP से। क्यों? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से इसको सेपरेट कर दिया था हमने, और सेपरेट इसकी एक सीरीज़ बनाई जिसको हम नाम देते हैं अग्नि सीरीज़। क्या बोलते हैं उसको? अग्नि सीरीज़, क्योंकि इसकी कुछ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, दैट्स वाई। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं इनको। पृथ्वी 1 की बात करें तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी और इसकी रेंज 150 किलोमीटर थी। देखो बहुत कम रेंज है अभी, ठीक है, 150 किलोमीटर है। कैसी है? शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस है, और रेंज देखोगे तो 150 किलोमीटर है। ये फर्स्ट आती है अपने IGMDP प्रोग्राम के अंदर, एंड इंडिजिनस लैंड एंड सी बेस्ड मिसाइल है। और इसमें पृथ्वी 2 भी आती है जो कि शिप लॉन्च्ड, जिसको धनुष भी बोला जाता है, एंड पृथ्वी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर भी इसमें आ जाता है। तो तीनों जगह से हमने देख ली, लैंड से भी, सी से भी और एयर से भी। इंडियन आर्मी ने इसको विड्रॉ कर लिया था, कौन सा वाला वर्जन? पृथ्वी 1 को, एंड उसको बाद में रिप्लेस कर दिया था प्रहार से। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, तो पृथ्वी जो थी, पृथ्वी 1 वाली स्पेशली, उसको प्रहार मिसाइल से रिप्लेस कर दिया गया था, क्योंकि ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, अभी हमने स्टार्टिंग करी थी अपने डिफेंस की, ठीक है। सो अब हमारे पास इम्प्रूवमेंट होगी तो उस वजह से हम रिप्लेसमेंट भी करते चलेंगे। पृथ्वी 2 की अगर बात करें, पृथ्वी 2 जो है ये सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड है, यानी कि इसके अंदर कैसा फ्यूल डला है? लिक्विड फॉर्म में डला हुआ है। और इसकी जो वॉर हेड कैपेसिटी है, यानी कि कितना पेलोड कैरी कर सकता है, कितनी इसकी पेलोड कैपेसिटी है, तो वो है 500 किलोग्राम की। 500 किलोग्राम ये उठा सकता है। और एक्सटेंडेड रेंज कितनी है? तो 250 किलोमीटर की आ जाएगी। और अगेन कैसी है? अभी सरफेस टू सरफेस ही है। किसने डेवलप किया था? तो इंडियन एयरफोर्स ने इसको डेवलप किया था, और फर्स्ट टेस्ट फायर हुई थी इसकी 1996 में, एंड डेवलपमेंट स्टेजेस चलती रही 2004 तक। इसके जो वेरिएंट हैं बहुत सारे हैं, आर्मी भी यूज़ कर रही है। ये जो मिसाइल है इसका एक और वर्जन आता है एक्सटेंडेड रेंज के साथ 350 किलोमीटर, एंड उसकी जो नेविगेशन थी वो ज़्यादा इम्प्रूव थी, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम उसके अंदर लगा था। मिसाइल फीचर्स मेजर्स टू डिसीव एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ये एक्ट करती है। पृथ्वी 3 की बात करें तो यहाँ पे अगेन आप देखोगे 2 स्टेज का फ्यूल है। यहाँ पे 2 स्टेज का मतलब है एक जगह पे सॉलिड है, दूसरी जगह पे लिक्विड है, और उसके बाद सरफेस टू सरफेस ही रहेगी। जो इसकी फर्स्ट स्टेज है वो सॉलिड फ्यूल्ड है, और विद 16 मैट्रिक टन फोर्स, इतनी फोर्स वो जनरेट कर सकता है। और जो सेकंड स्टेज है वो आपकी लिक्विड फ्यूल्ड आ जाती है। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, यानी कि कितना सामान ये कैरी कर सकती है, कितना वॉरहेड कैरी कर सकती है, तो 1000 kg वॉरहेड ये कैरी कर सकती है। और डिस्टेंस कितनी इसकी रेंज आ जाती है? 350 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे 2 रेंजेस बताई हुई हैं, एक बताई है कि 350 किलोमीटर, ठीक है, एक बता दी 350 किलोमीटर, दूसरी बताई है 600 किलोमीटर। 350 किलोमीटर का मतलब है 1000 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है, एंड दूसरी जो 600 किलोमीटर की रेंज आती है उसमें अब दूर जाना है तो सामान कम ही उठाएगी ना, तो 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर पे जब जाएगी तो 500 किलोग्राम ये उठा सकती है। और अगर फिर 750 किलोमीटर तक जाना है और दूर जाना है तो सामान और कम करना पड़ेगा, तो उसमें पेलोड कैपेसिटी 250 किलोग्राम हो जाती है। धनुष, धनुष क्या है? ये भी पृथ्वी ही वाली सीरीज़ का पार्ट है, सरफेस टू सरफेस है, या फिर शिप टू शिप, पृथ्वी 3 मिसाइल भी इसको बोल देते हैं, और इसको डेवलप किया था इंडियन नेवी ने। अब इसकी बात करें तो रेंज आ जाती है 350 किलोमीटर तक का, और नेवल वेरिएंट है पृथ्वी 2 का। पहले पृथ्वी 2 था ना, उसी का नेवल वेरिएंट, उसको क्या नाम दे दिया? धनुष। एंड ये कैपेबल है ऑफ कैरिंग बोथ, इसमें कन्वेंशनल भी उठा सकती हो और न्यूक्लियर वॉरहेड भी उठा सकती हो। और
जो पेलोड कैपेसिटी रहती है इसकी वो 500 किलोग्राम से लेके 1000 किलोग्राम तक है। डिपेंड करता है कितनी रेंज पे हमने उसको भेजना है। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कम पेलोड भेजेंगे, कम डिस्टेंस होंगे तो ज़्यादा लोड भेज सकते हैं। फिर त्रिशूल देखिए, त्रिशूल का स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है। तो ये सरफेस टू एयर है पहली बात। शॉर्ट रेंज है यानी कि 1000 किलोमीटर से कम की रेंज में लाई करेगी। इंडिया ने इसको डेवलप करा था एज अ पार्ट ऑफ IGMDP। इसकी जो रेंज है वो आ जाती है 12 किलोमीटर और जो इसका वॉर हेड है वो है 5.5 किलोग्राम। इतना ये वॉर हेड कैरी कर सकती है। अब देखो अचानक से आप नोटिस करोगे जब हमने सरफेस टू सरफेस से सरफेस टू एयर की तरफ स्विच करा तो जो इसकी रेंज है वो भी डिक्रीज़ करेगी और वॉर हेड कैरी करने की कैपेसिटी भी डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है अभी। और ऊपर से अगेंस्ट ग्रेविटी हमें ये भेजना है तो हमें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये ज़्यादा फोकस नहीं करनी होती चीज़ें। हम रेंज उसमें कम लेंगे और रेंज के साथ साथ पेलोड कैपेसिटी भी क्या करेंगे, कम कर देंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है और बिल्कुल डिफरेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब इसको क्यों डिज़ाइन करा गया था, तो सी स्कीमिंग के लिए, यानी कि लो लेवल टारगेट्स जो होते हैं शॉर्ट रेंजेस पे उनको हिट करने के लिए। तो नेवल वेसल्स हैं, हमारे नेवल वेसल्स होते हैं, आप इंडियन नेवल शिप्स वगैरह सुनते हो तो वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ पे ये डिप्लॉय करी जाती हैं। शॉर्ट रेंज है सरफेस टू एयर मिसाइल। उसके बाद आती है आकाश। अभी मैंने INS का जिक्र किया, तो INS का जिक्र करने पे आपने कुछ चीज़ें ध्यान में रख लेनी है। एक प्रोजेक्ट आता है, इसको बोलते हैं इंडियन नेवल शिप। एक प्रोजेक्ट आता है और उस प्रोजेक्ट का नाम था 15। दिल्ली प्रोजेक्ट इसको बोला था, दिल्ली क्लास इसको बोल देते थे, पर उसको बाद में डिवाइड कर दिया गया 2 हिस्सों में। एक का नाम रख दिया प्रोजेक्ट 15A और दूसरे का नाम रख दिया प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15A का नाम पड़ा कोलकाता क्लास और जो आपका प्रोजेक्ट 15B था इसका नाम पड़ता है विशाखापट्टनम। क्या नाम पड़ा, विशाखापट्टनम क्लास। कोलकाता क्लास के अंदर अगर देखोगे आप तो कोलकाता क्लास में आता है नंबर 1, सबसे पहले इंडियन नेवल शिप कोलकाता, ये डिप्लॉय हुआ था। दूसरा आता है आपका INS कोची। कोची के बाद में आया था INS चेन्नई। ठीक है, इस तरह से ये डिप्लॉय हुए। वैसे ही विशाखापट्टनम में देखें तो पहले सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, INS विशाखापट्टनम, नाम ही उसी पे पड़ा है तभी, क्योंकि सीरीज़ का वो पहला है। कौन सा आ गया, INS विशाखापट्टनम। दूसरा आ गया INS मार्मुगांव। कौन सा आ जाएगा, INS मार्मुगांव। तीसरा आ जाएगा INS इम्फाल। चौथा आ जाएगा INS सूरत। ठीक है, तो ये कुछ क्लासेस आ जाती हैं, प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 15B। तो इम्फाल की अभी डिप्लॉयमेंट हुई थी रिसेंटली, तो ये न्यूज़ में भी था। अभी मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रही हूँ 2024 मार्च। एक और आती है आकाश मिसाइल। तो नाम से ही पता है हमें, आकाश, जब आकाश को हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे, सरफेस से एयर की तरफ। तो ये क्या आ जाएगी, सरफेस टू एयर मिसाइल, और इसकी जो रेंज आती है दैट इज़ 30 किलोमीटर। अब अग्नि सीरीज़ की अगर बात करें तो सिर्फ अग्नि 1 देखेंगे पहले यहाँ पे। तो अग्नि 1 को डेवलप किया था पहले IGMDP के अंदर ही। इसकी टेस्टिंग 1989 में हुई थी। अब देखो IGMDP कब शुरू हुआ था, 1982 टू 83 के आसपास, एंड 82 से 83 में इसकी स्टार्टिंग हुई। 89 में हमने जाके अग्नि 1 की टेस्टिंग करी थी। जैसे ही ये सक्सेसफुल हुआ तो हमें रियलाइज़ हुआ कि इसकी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसकी हमें एक अलग से सीरीज़ बना देनी चाहिए, और जिसका नाम पड़ा अग्नि सीरीज़। अग्नि सीरीज़ आपने सारी नहीं पढ़नी है, वो सिर्फ उतना पढ़ना होता है जो करंट अफेयर में चल रहा होता है। सो अपॉन रियलाइजिंग इट्स स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, इसको सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम द IGMDP। तो एक स्पेशल प्रोग्राम के अंडर इसको स्टार्ट किया गया था। इंडियाज़ डिफेंस का बजट, जो डिफेंस का बजट अलॉट होता है उसमें से स्पेशल बजट अलॉट किया गया था अग्नि सीरीज़ के लिए, ताकि इसकी फर्दर डेवलपमेंट की जा सके। सो आपने अभी देखा बैलिस्टिक मिसाइल और जो आपकी क्रूज़ मिसाइल हैं वो कैसे कैसे दिखती हैं आपको। तो ये देखो, बैलिस्टिक मिसाइल क्या कर रही है, अर्थ का सरफेस था, इसके
ऊपर आपको शेडी सा एरिया दिख रहा होगा ब्लू कलर का, वो एटमॉस्फेयर है। तो ये बाहर निकल जाती है, एग्जोस्फेयर में निकलती है, फिर जाके टारगेट को हिट करती है। और वहीं पे दूसरी अगर आप देखोगे क्रूज़ मिसाइल, तो ये बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पैरेलल जा रही है इस तरह से, तो इसका नाम पड़ जाता है क्रूज़ मिसाइल। इनके बारे में भी हमने देख लिया। थोड़ी सी और एडवांसमेंट आप देख सकते हो। जो क्रूज़ मिसाइल होती है, एक तो अर्थ के सरफेस के पैरेलल चलती है, इसका जो टारगेट होता है वो ऑलरेडी सेट होता है, और गाइडेंस सिस्टम इसके अंदर लगा होता है जिसकी हेल्प से ये नेविगेशन करता है। कौन कौन से नेविगेशन सिस्टम लगे हुए हैं, तो इनर्शियल या फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज, सैटेलाइट या फिर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, गाइडेंस, तो ये सारी इन सभी चीज़ों की हेल्प से अपनी नेविगेशन करता है। एंड इसमें जो पेलोड और एयरक्राफ्ट प्रोपल्जन सिस्टम अटैच होता है। क्रूज़ मिसाइल जो होती है उसको लैंड, सी या फिर एयर कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, लैंड अटैक्स के लिए, एंटी शिपिंग पर्पजेज़ के लिए, और इवन ये सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक तीनों स्पीड्स पे चल सकता है। तो देखो आपको ट्रांससोनिक नहीं यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ट्रांससोनिक की वैल्यू इज़ वेरी आइडियल, 1 के इक्वल। तो इक्वल टू 1 बहुत रेयर चीज़ें होती हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया है कि सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक किसी भी स्पीड पे ये चल सकता है। अगेन याद रखो, सबसोनिक का मतलब है 1 से कम, सुपरसोनिक का मतलब है 1 से लेके 5 और 5 से कम, फिर आती है फाइनली दैट इज़ हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक में देखा मोर देन 5 से ज़्यादा। तो ये रिलेटिवली सरफेस ऑफ अर्थ के क्लोज रहती है, हेंस इसको इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता एंटी मिसाइल सिस्टम्स के थ्रू या फिर जो ग्राउंड बेस्ड रेडार्स लगे होते हैं। तो इसी वजह से हमें एयरबॉर्न रेडार्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ी ये क्रूज़ मिसाइल, हमारे जो ओपोनेंट्स हैं उनके पास भी ये मिसाइल अवेलेबल है। उसके बाद आती है बैलिस्टिक मिसाइल। इसको डायरेक्टली हम अपर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर में लॉन्च कर देते हैं। तो आपने देखा था कि अर्थ के सरफेस इसको जब लॉन्च किया तो एंडोस्फेयर से ये पहले एक्सोस्फेयर तक जाती है, यानी कि स्पेस तक जाती है, और उसके बाद दोबारा से वापस आती है। तो एटमॉस्फेयर के बाहर भी ये ट्रैवल कर सकती है, जहाँ पे वॉरहेड डिटैच हो जाता है मिसाइल से एंड प्री डिटरमाइंड टारगेट के ऊपर हिट करता है। रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड वेपन सिस्टम है, और ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर म्यूनिशंस का मतलब है एम्यूनेशन, एम्यूनेशन का मतलब होता है गोला बारूद, ठीक है, जो गन पाउडर वगैरह होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। और इसको लॉन्च किया जा सकता है एयरक्राफ्ट से, शिप से, सबमरीन से, या फिर लैंड सरफेस से, कहीं से भी इसको लॉन्चिंग करी जा सकती है। ये एक बेसिक सा सिनेरियो दिखा रखा है आपको, कितनी रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल जा सकती है। तो लो टू वेरी हाई 15,000 किलोमीटर तक की इसकी कैपेबिलिटी है, क्योंकि हमने देखा था जब लास्ट वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देखी थी तो उसमें हमने लिखा था मोर देन 5500 किलोमीटर, तो वो कितनी भी हो सकती है फिर। तो मैक्सिमम अभी तक इंटरसेप्ट करी गई है 15,000 किलोमीटर, पर क्रूज़ मिसाइल इसके कंपैरेटिवली कम होती है 4,000 किलोमीटर तक। ऑल्टीट्यूड देखें तो हाई होता है, तो अगर जितनी ज़्यादा ऊंची जा रही होगी उतनी जल्दी वो डिटेक्ट भी हो जाएगी, पर जो क्रूज़ मिसाइल होती है इट इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट, क्योंकि ये अर्थ के पैरेलल चली होती है, तो इसकी डिटेक्शन थोड़ी सी टफ हो जाती है। फिर उसी के साथ आता है प्रिसीजन, एक्यूरेसी कितनी है। तो अगर बड़ा टारगेट है, ठीक है, और बहुत दूरी पे है, तो वहाँ पे तो बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करेंगे। पर अगर टारगेट छोटा है और मोबाइल है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे घूम रहा है, तो वहाँ पे क्रूज़ मिसाइल बेटर होती है। तो दोनों की कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, और अकॉर्डिंग टू द टारगेट हम डिसाइड करना होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करनी है या फिर क्रूज़ मिसाइल यूज़ करनी है। स्पीड देखें तो बहुत ज़्यादा होती है, अप टू 25,000 किलोमीटर पर आवर चली जाती है। क्रूज़ की कम होती है और 1000 किलोमीटर पर आवर तक रहती है। अभी आप सुनते हो न्यूज़पेपर के अंदर नीड फॉर डिफेंस इंडिजिनाइजेशन। क्यों इंडिजिनाइज करना है हमें डिफेंस को? ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। फॉरेन प्लेयर से हमें अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है और अपनी जो कंट्री की सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना है। कंजर्व और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। सो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हो ना, कि रेजिडेंट का कितना जो है पैसे का चल रहा है विद द फॉरेन कंट्रीज। रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, सिटीज़न भी, या फिर कोई और कंट्री का अगर हमारी कंट्री में आके रह रहा है, तो वो जो डेफिसिट है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो हमारा नेगेटिव में आता है, तो उसको भी कंजर्व करना है। एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है। अब जब इंडिजिनाइजेशन करेंगे तो वहाँ पे लेबर भी तो चाहिए होगी ना, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी अल्टीमेटली, और हमें अपना एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ करना है।
और टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू इंडिया एंड देयर बाय रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। इसके अकॉर्डिंग आप एक सिप्री की रिपोर्ट पढ़ते रहते हो बार बार, दैट इज़ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी कि हम अपने डिफेंस के ऊपर अगर देखें कि हमारी स्पेंडिंग कितनी है तो हम थर्ड रैंक पे आते हैं, जो कि डिफेंस के ऊपर ही स्पेंडिंग कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो एक तो लैक ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया, एक तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस नहीं है इंडिया के अंदर, और गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस से ही ड्रिवन होता है, और प्राइवेट की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि टेस्टिंग भी करनी पड़ती है ना। यहाँ पे टेस्टिंग किस चीज़ की, मिसाइल्स हो गए, ठीक है, या कोई टेक्नोलॉजी होगी, जेट्स टेक्नोलॉजी हो सकती है, रॉकेट मोटर हो सकती है, तो उसमें चांसेस जो होते हैं लॉस के ज़्यादा रहते हैं। तो गवर्नमेंट तो कर रही है अपने एंड से, पर प्राइवेट की जो पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो कतराती हैं कि क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना है फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो इस केस में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए प्राइवेट को, यानी कि हिस्सेदारी होनी चाहिए दोनों की, गवर्नमेंट और प्राइवेट की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप जो पढ़ते हो, तो उसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें DPSUs, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो दे हैव नॉट डन मच टू प्रमोट द प्रोफिशिएंट बिजनेस प्रैक्टिसेस, और ना ही इसमें अभी MSMEs का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो एक रिपोर्ट आती है 33rd स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के ऊपर, जो इंडिजिनाइजेशन है डिफेंस प्रोडक्शन के, उसके ऊपर, कि हमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है अगर हमें अपना डिफेंस सेक्टर पूरी तरह से इंडिजिनाइज करना है। ऊपर से हाई कॉस्टिंग आ जाती है, एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद वगैरह बनाने में उसमें हाई कॉस्टिंग आती है, टेस्टिंग में हाई कॉस्टिंग आ जाती है, टेस्टिंग के बाद अगर टेस्ट फेल हो जाता है अगेन वो पैसा वेस्ट हो जाता है, तो अश्योर नहीं है मार्केट कि सक्सेस ही होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो दैट्स वाई जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो पीछे रहते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में दिक्कत आती है, जब हम फॉरेन कंट्री से अब कोई टेक्नोलॉजी चाहते हैं तो कोई सैंक्शन लगाने लग जाता है, कोई हर्डल क्रिएट कर देता है, तो उस वजह से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। डाटा की कमी है, ब्यूरोक्रेटिक डिले हैं। आपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़े होंगे कि गवर्नमेंट ने बोला था DRDO को कि इतना ज़्यादा डिले मत किया करो जब भी किसी चीज़ को बनाते हो, जब आपको पैसे सेंक्शन होते हैं उसी साल ट्राई किया करो, जब पैसे सेंक्शन हुए हैं तभी बनाना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप 2 साल पेंडिंग रख रहे हो, 4 साल पेंडिंग रख रहे हो, तो उससे क्या दिक्कत आएगी, वो पेंडिंग रखते रखते वो पेंडिंग ही रह जाएगा, और कॉस्ट आगे जाके इंक्रीज़ कर जाएगी, और टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है जब तक आप बनाते हो। तो ट्राई कि जैसे ही आती है टेक्नोलॉजी उसको साथ के साथ ही बनाना शुरू कर दो। तो ब्यूरोक्रेटिक डिलेस को अश्योर करना है कि डिले ना हो फर्दर। लाइसेंसिंग इश्यूज आते हैं, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं दिखता डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। इस वजह से भी लोग या फिर प्राइवेट सेक्टर कतराते हैं कि वाई टू पार्टिसिपेट इन दिस। तो इसी वजह से अभी इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी है डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर आप देखो तो। दिस इज़ हाउ योर डिफेंस टेक्नोलॉजी मैटर्स, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके प्री से भी और मेंस के एग्ज़ाम से भी, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। सो अब करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपने देखते चलना है कि किससे हम हेलीकॉप्टर्स परचेज़ कर रहे हैं, कौन सा एयरक्राफ्ट हम रिप्लेस कर रहे हैं, किस एयरक्राफ्ट से उस चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर से देखने को मिलती हैं करंट अफेयर के अंदर। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। अगला जो लेक्चर आएगा साइंस एंड टेक से, वो आएगा आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए। एंड अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।